मैं तकिया लेकर फर्शी कालीन पर ही तराज हो गया। सुल्तान शाह ने भी मेरी तकलीफ की, मगर लेटने से पहले उसने कमरे की तमाम रोशनियां गुल करके मध्यम रोशनी वाला एक लैंप जलता छोड़ दिया था। नींद का खुमार सुमार होने से पहले हमारे कमरे में लगे हुए इंटरकॉम की घंटी बज उठी। सुल्तान शाह ने लपक कर रिसीवर उठा लिया। मेरा ख्याल था कि दूसरी तरफ रेशम खान होगा, क्योंकि उसे मालूम था कि हम दोनों किस कमरे पर काबिज थे। सुल्तान शाह उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर लौट आया और मेरी तरफ करवट लेते हुए बोला, फोन काम करने लगे हैं। गनीमत है कि दोनों फोन ड्राइंग रूम में रखे हुए हैं, वरना बेवक्त आने वाली कोई भी कॉल हमारी नींद खराब कर सकती थी। मेरी छठी हिस्स कह रही है कि कोई ना कोई फोन जरूर आएगा। तुम्हारी छठी हिस्स हमेशा तकलीफ दे बातें बताती है। सुल्तान शाह जल कर बोला, ऐसा करो कि ड्राइंग रूम में फोन के करीब ही लेट जाओ ताकि पहली घंटी पर फोन उठा सको। तुम बिला वजह सुलग रहे हो। छठी हिस्स सिर्फ खतरे या परेशानी के वक्त ही बेदार होती है और पहले से कुछ खतरात की निशानदेही कर देती है। इससे कुछ गवार अंदाजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। खूब फोन आएगा और यह भी तय है कि वो परेशान कुन होगा। खुदा करे कि ऐसा ना हो। एलन ने आज जिस पैमाने पर छेड़छाड़ की है, इसके बाद वो खामोश नहीं बैठेगा। उसे हर तरफ से उकसाया जा रहा होगा, क्योंकि उसका हर हलीफ हमारे हाथों जख्म खा चुका है। फिर तो यह भी हो सकता है कि नार्मन के कौंसल खाने के ट्रांसपोर्ट यार्ड से एक दो बख्तरबंद गाड़ियां इधर चल पड़ी हों और किसी भी वक्त दीवारें गिराकर अंदर घुस आए। मेरा मजाक का मत उड़ाओ, मैंने सबाट लहजे में कहा। यह सुकून से कटने वाली रात नहीं है, किसी विला में कुछ भी हो सकता है। एक बख्तरबंद एम्बुलेंस शरफाबाद के फ्लैट पर पहुंच गई थी। मैं खुद भी सोना चाहता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि तफक्कुरात की वजह से मुझे नींद नहीं आ सकेगी। तुम जागते रहो, मैं सो रहा हूं। यह कहकर उसने सर से पांव तक चादर तान ली। कमरे में फैली हुई नाकाफी रोशनी में मुझे ख्याली हेवले बनते और बिगड़ते नजर आने लगे। वक्त धीमे धीमे गुजरता रहा। मैं शिद्दत से सोना चाह रहा था, लेकिन बदतरीन असाबी दबाव की वजह से नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैं कालीन पर बड़ा बेचैनी से पहलू बदलता रहा। वक्त धीमे धीमे गुजरता जा रहा था। इस दौरान में सुल्तान शाह वाकई सो गया। रफ्ता रफ्ता उसकी नींद गहरी होती चली गई और एयर कंडीशन ख्वाबगाह की बंद फिजा में उसके हल्के हल्के खराटे गूंजने लगे। मैं सिगरेट सुलगाकर खामोशी से कमरे से बाहर निकल आया और ड्राइंग रूम के एक बड़े सोफे पर नीम तराज हो गया। ये सोचकर मेरे होंठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट फैल गई कि गैर इरादी तौर पर मुझे वही करना पड़ा था जो सुल्तान शाह ने तजवीज़ किया था। मैं अपने कमरे के बजाय ड्राइंग रूम में था और दोनों फोन स्पीकर मेरे करीब ही रखे हुए थे। नींद की शिद्दत से मेरी आंखों में सोजिश हो रही थी। मैंने कई बार आंखें मूंद कर सोने की कोशिश की, मगर हर बार मैंने अनजान वसवसों से हड़बड़ा कर आंखें खोलती। हजारों गज पर मुहित इस रकबे पर गिनती के चंद आदमी मौजूद थे, जिनमें से बेशतर गहरी नींद सो रहे थे। मुझ समेत जागने वालों की तादाद किसी भी तरह 3-4 से मुतजावज नहीं थी। हर तरफ सन्नाटे का राज था। आवारा कुत्तों की सदाएं फिजा को मजरू कर रही थी, या फिर दूसरे कारखानों का धीमा धीमा मशीनी शोर हवाओं के दोष पर सफर कर रहा था। आखिर सुबह की दहलीज पर रात के अंधेरे ने सपर डाल दी। पहले फिजा में मुलगजा सा उजाला नमूदार हुआ, जो तेजी के साथ फैलता चला गया। फसफसों की रात बीत चुकी थी और नई सुबह तलू हो रही थी। मैंने ड्राइंग रूम की बत्तियां गुल कर दी। कुदरती उजाले की बात ही कुछ और थी। इसके साथ ही मेरे ज़हन में उम्मीद और तकवीयत की नई किरणें फूटने लगी। मेरे ज़हन पर मुसल्लत दबाव किसी इरादी कोशिश के बगैर कम होने लगा। मैं इत्मीनान से सोफे पर दराज हो गया। अभी मैंने पूरी तरह आंखें बंद भी नहीं की थी कि अचानक एक फोन का बजर चीख उठा। मैंने पूरी आंखें खोलकर इंस्ट्रूमेंट को देखा और दूसरी घंटी बजते ही बटन दबाकर स्पीकर फोन ऑन कर दिया और खुद फुर्ती से एक सिगरेट सुलगा ली। हेलो, मैं एलन बोल रहा हूँ। मुझे डैनी से बात करनी है। साफ और शुस्ता अंग्रेजी में आने वाला वो पैगाम सुनकर मैं सनसनी महसूस किए बगैर नहीं रह सका। आखिर एलन के सबर का पैमाना लबरेज हो ही गया था। डैनी नहीं है, मैंने आवाज बदलकर सपाट लहजे में कहा, और इसी वक्त वीरा मुझे अपनी तरफ आती हुई नजर आई। उसकी आंखों में नींद का शायबा तक नहीं था। तुम चाहो तो इसके लिए अपना पैगाम छोड़ सकते हो। मैंने कोई वक्फा दिए बगैर अपनी बात मुकम्मल की। दूसरी तरफ लहजा भर के लिए सुकूत छा गया। चाहे तो मेरा जवाब सुनकर सोच में पड़ गया था, फिर उसकी तफक्कुर आमेज आवाज उभरी। वो इतने सवेरे कहाँ चला गया? मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है। उससे कहाँ राब्ता हो सकता है? वीरा दबे कदमों मेरे करीब आकर खड़ी हो गई थी। तुम अपना फोन नंबर दे दो, मैं उससे तुम्हारी बात करवा दूंगा। मैं ये ठिकाना छोड़ रहा हूँ। फोन नंबर नहीं दे सकता। उसने चालाकी से मेरा मुतालबा टाल दिया। मैं 10-15 मिनट बाद दूसरी जगह से फोन करूं तो क्या इससे बात हो सकेगी? वो अपना नंबर नहीं दे रहा था। फैक्ट्री के नंबर से वाकिफ था। मैं खुद भी ये जानने की ख्वाहिश रखता था कि मुझसे क्या कहना चाहता है। वो मौका गंवा देने के बाद मैं तजस्सुस में घिरा रह जाता। मैंने उससे बात करने का इरादा कर लिया। दूसरी तरफ वीरा भी उसकी आवाज सुन चुकी थी और पुरजोर इशारों से मुझे बात करने पर आमादा होने की हदायत दे रही थी। इतने सवेरे तुम्हें क्या तकलीफ है जो उसकी नींद खराब करना चाह रहे हो? मैंने बदली हुई आवाज में तुर्शी से सवाल किया। अगर ये जिंदगी या मौत का कोई मसला है तो मैं उसे बेदार भी कर सकता हूँ। ओह, तो ये कहो कि वो सोया हुआ है। उसकी आवाज मुसरत अमेज गुर्राहट से मुशाबा होगी। तुम तो इस तरह बात कर रहे थे जैसे वो कहीं गया हुआ है। उसे फौरन बेदार कर दो। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी आवाज सुनकर उसे दिली मुसरत होगी।
हाँ, बैरून मुल्क एक दूसरे के दोस्त बने थे। मुझे उम्मीद तो नहीं कि वो आसानी से बिस्तर छोड़ देगा, मगर मैं कोशिश करता हूँ। मैंने भी दिल्ली से कहा, तुम लाइन होल्ड कर रहे हो या दोबारा फोन करोगे? तुम इत्मीनान से उसे जगा लो, मैं 5-7 मिनट बाद दोबारा फोन कर लूंगा। रिसीवर सही तरह रखना, ऐसा ना हो कि मुझे लाइन मसरूफ मिलती रहे और डैनी मेरी कॉल के इंतजार में पीछोताप खाता रहे। दूसरी तरफ से सिलसिला मौकूफ होने पर मैंने भी स्पीकर फोन ऑफ कर दिया। तुम ड्राइंग रूम में क्या कर रहे थे? वीरा ने सोफे पर बैठते हुए इश्तबाह आमेज लहजा में पूछा। नींद नहीं आ रही थी इसलिए यहाँ झक मार रहा था। क्या तकलीफ है तुम्हें? वो हंस पड़ी। मेरा ख्याल था कि सिर्फ मैं ही जाग रही हूँ, इसलिए बिस्तर पर पड़ी रही। फोन की घंटी सुनने के बाद मुझे यकीन था कि आने वाली कॉल मुझे ही सुननी होगी। अच्छा हुआ कि तुम यहाँ मौजूद थे। वो मेरी आवाज़ पहचान कर ऊट पटांग बातें शुरू कर सकता था। बज़ाहिर तो वो दोस्ताना मूड में मालूम होता है, लेकिन पहले से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि मुझसे क्या बात करेगा। हो सकता है कि इस फोन कॉल के जरिए वो सिर्फ ये जानना चाह रहा हो कि रात को फायरिंग के तबादले के दौरान उसे पहचाना तो नहीं गया था। तुम्हें किसी मशवरे की जरूरत नहीं, तुम बातों के शहनशाह हो, खुले जहन के साथ उससे बात करो, कहीं ना कहीं वो मार खा ही जाएगा। जुबान की जरा सी वर्जिश के नतीजे में वीरा के चेहरे पर रौनक आ गई थी। मालूम ही नहीं हो रहा था कि वो रात भर की जागी हुई है। तुमने वक्त जाया कर दिया। मैंने उसे मुलामत भरी नजरों से घूरा। उसका फोन बंद होते ही किचन में दौड़ जाती तो दोबारा फोन आने से पहले चाय की 2 गर्मा गर्म प्यालियां तैयार हो चुकी होती। वो हंस पड़ी। अब तो वक्त जाया हो ही चुका है, बाद में देखी जाएगी। एलन के अज़ाइम के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था, इसलिए उससे गुफ्तगू के बारे में पहले से कुछ सोचना बेसूद था। मैं वीरा के साथ खुशखबरियों में वो चंद मिनट गुजारता रहा। आखिर फोन की घंटी बज ही उठी। मैंने स्पीकर फोन ऑन करके पहली वाली आवाज में हेलो कहा। एलन बोल रहा हूँ, क्या डैनी बिस्तर से आ चुका है? उसकी आवाज मुतजस्सिसाना थी। हाँ, डैनी से बात कर लो, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। चंद सानियों के बाद मैंने अपनी असल आवाज में उसे मुखातिब किया तो शब बेदारी की वजह से मेरी आवाज पर हल्का सा बोझलपन तारी था, जो अमूमन खुमार का नतीजा होता है। तुम कहाँ हो? मैं कई दिन से तुम्हारी तलाश में पूरे शहर की खाक छानता फिर रहा हूँ। मेरी आवाज पहचानते ही एलन के लहजे में गर्म जोशी और कराई। वो रात के वाकयात का कोई हवाला दिए बगैर जिस बेतकल्फी से मुखातिब हुआ था, उससे जाहिर हो रहा था कि वो किसी दोहरे खेल के चक्कर में था। मैं इसी शहर में हूं, लेकिन मुझे हैरत है कि तुम्हें मेरा ये फोन नंबर कहाँ से मिल गया? उसकी हंसी की आवाज गूंजी जैसे जोन्स और रास अल्मेडा के लिए काम करने वाला दुनिया के किसी भी खित्ते में इतना बेवसीला नहीं हो सकता कि अपने एक मतलूबा आदमी तक ना पहुंच सके। लेकिन मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। अपनी जात में उसकी गैर मामूली दिलचस्पी भांप कर मैंने रूखा रवैया इख्तियार कर लिया। पहले सवाल का जवाब मिले बगैर मैं तुमसे खुलकर बात नहीं कर सकूंगा। मैंने ये नंबर टेलीफोन डायरेक्टरी से हासिल किया है। उसने जवाब दिया। चाहे तुम्हें इल्म नहीं कि यह फोन नंबर मेरे नाम पर नहीं है? मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, ना हो, लेकिन मैं ये सुराग लगा चुका हूं कि तुम कराची के एक संथी इलाके में SJ गारमेंट नामी एक फैक्ट्री में मुकीम हो। यह फोन इसी फैक्ट्री का है। तुम बात उलझाते जा रहे हो। अब मुझे पूछना पड़ेगा कि तुम्हें इस फैक्ट्री के बारे में कैसे मालूम हुआ? तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा महसूस रहा है जैसे तुमने अपना ठिकाना पोशीदा रखने की कोशिश की हो और मेरे सुराग लगा देने पर तुम्हें तशवीश हो रही हो। क्या मेरा यह अंदाजा दुरुस्त है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब देता चला जाऊंगा। तुम इस वक्त बहुत ज्यादा संजीदा मालूम हो रहे हो और शायद किसी से खौफजदा भी हो। मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए बता दूं कि मेरे एक तरबियत याफ्ता कुत्ते ने मुझे तुम्हारे ठिकाने तक पहुंचाया था। कुत्ते हजारों की भीड़ में किसी मखसूस बू को पहचान लेने में खास मलका रखते हैं। तो क्या तुम मुझे यह बताना चाह रहे हो कि तुम्हारे सधाए हुए किसी कुत्ते ने कराची एयरपोर्ट पर मेरा मैला अंडरवेयर सूंघ कर दौड़ लगाई और गारमेंट फैक्ट्री के गेट पर रुक कर दुम हिलाने लगा? तुम बिला वजह बिगड़ रहे हो, नासिहाना लहजा में बोला। ये कई दिन की मेहनत का नतीजा था। लेकिन तुम ये तो बताओ कि तुम्हें मैले अंडरवेयर के बारे में किसने बताया? हमको तन के 3 कपड़ों के साथ अगवा करके चिंगारा वैली ले जाया गया था। वहां से वापसी पर हमारे मैले कपड़ों का थैला हमारे साथ था। कराची पहुंचकर थैला खोला गया तो उसमें से एक अंडरवेयर गायब था, जो तुम ही ने जलालाबाद वगैरह में उड़ाया होगा। तुम बहुत ज़हीन और होशियार हो, पल भर में 2 जमा 2 कर लेते हो। लेकिन मैं तुम्हारे जवाब से अभी तक मुतमईन नहीं हूँ। कराची जैसे वसी शहर में किसी माहिर तरीन कुत्ते का बाप भी इस तरह एक आदमी का खोज नहीं लगा सकता। तुमको यह हम बात मुझसे छुपा रहे हो। वो हम बात बहुत मुख्तसर सी है। कराची पहुंचने के बाद मुझे इल्म हुआ कि तुम्हें बदरू नामी किसी पुराने बदमाश के आदमी ने अगवा करके शिंगारा वैली पहुंचाया था। बदरू अब ट्रांसपोर्टर बन चुका है। इससे राब्ता होती बहुत सी बातें सामने आती चलेगी। इन बातों पर रोशनी डालते चलो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मेरी आवाज तल्ख थी क्योंकि मैं जानता था कि वो सफेद झूठ बोल रहा था। उसे हमारे बारे में मालूमात मोतीलाल से हासिल हुई थी, लेकिन मुझसे झूठ बोलने के लिए उसने बहुत पक्की तैयारी की हुई थी। कुरेद कुरेद कर वो नुक्ते यकजा किए थे कि मैं आसानी से उसे झुटला नहीं सकता था और उसकी कहानी तस्लीम करने पर मजबूर था। तुम्हारी जहांगीर नामी किसी आदमी से बहुत पुरानी दोस्ती के पहले वो भी हमारी लाइन का आदमी हुआ करता था, लेकिन अब तायब होकर बिजनेस में आ गया है। बदरू को पता वगैरह नहीं मालूम था, लेकिन उसने इतनी रानुमाई कर दी थी कि जहांगीर की गारमेंट फैक्ट्री कोरंगी के संती इलाके में है। वहां बड़ी गारमेंट फैक्ट्रियों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। मैं अपने कुत्ते के साथ बारी बारी 5 फैक्ट्रियों पर तबाह आजमाई करने के बाद 6ठी कोशिश पर तुम्हारा सुराग लगाने में कामयाब हो गया। ये न समझ लेना कि मैंने तुम्हारी इस कहानी पर एतमाद कर ली है।
तुमने इस कहानी पर खासा होमवर्क किया है, जो दाद दिए जाने के काबिल है, लेकिन यह हकायक मुनाफी है। मैंने सच बयान कर दिया है, मैं तुम्हें इसे तस्लीम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मुझे ख्याल है कि बदरू दादा वगैरह पर उसने बहुत पहले काम किया था। शायद विजय और उसके साथियों की तरह एलन भी काफी दिनों से हमारे पीछे लगा हुआ था। उसने हमारे अगवा के बाद ही कराची में मालूमात यकजा की होंगी और फिर बदरू दादा से जा मिला होगा। इस सितारे को आयफ हासिल करने के बाद एलन ने पिशावर में रहकर हमारी वापसी का इंतजार करने के बजाय आगे बढ़कर चिगासराय में डेरे डाल दिए, और जिस दिन गालान से चिगासराय के रास्ते हमारी वापसी मुतवक्का थी, वो दोनों कोस्टर के ठेकेदारों के रूप में कंदूर खान के इस्तकबाल के लिए तैयार थे। ठीक है, तुम्हें जो कहना था तुमने कह दिया, अब इसे यहीं छोड़ दो और आगे बात करो कि तुम क्या चाहते हो। इस वक्त मैं ज्यादा बहस में पढ़कर अपना सर नहीं खपाना चाहता। मैंने कर्नल जेसी जोन्स को बिल जोन्स और पाल एथन की मौत के बारे में बाखबर कर दिया है। यहाँ आने के बाद मैंने छानबीन की तो इन बातों की तस्दीक होगी जो तुम लोगों ने बताई थी। अब इसे लिए हुए $20,000 मेरे हो चुके हैं, लेकिन मुझे अगले काम भी मिल गए हैं। वो क्या है? मैंने पूछा। बिल जोन्स के कातिल या कातलों से इंतकाम लेना है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे काम मिल गया तो मैं तुमसे जरूर मदद लूंगा। अब बिल जोन्स को मारने वालों को तलाश करने के साथ ही मुझे डेविड स्टार वाले रास अल्मेडा से भी बात बनने की उम्मीद है। इस बारे में तुमसे तफसीली बात करनी चाहता हूं ताकि रात से उसकी रोशनी में मामला तय करूं। मैं हैरान रह गया। वो इस कदर दीदा दलेरी और डटाई से मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा कि उसका मुंह तोड़ देने को तबीयत चाह रही थी। उसने मुझे बिल्कुल अहमक और बेवकूफ समझ लिया था। मेरा दिल चाहा कि उसे गुजरी हुई रात के वाकयात याद दिलाऊं, लेकिन मैंने फौरन ही वो इरादा मुलतवी कर दिया। वो मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था तो मुझे अनजान रहकर उसे फांसने की ही कोशिश करनी चाहिए थी। इस वक्त मैं जरा भी तलखी का मुजाहरा करता तो वो बिदक कर मुझसे दूर भाग सकता था। मैंने फौरी तौर पर फैसला कर लिया कि मैं बदस्तूर अपनी बेखबरी का मुजाहरा करके उसे अपने साथ मिल बैठने पर आमादा करने की कोशिश करता रहूं, और जब वो मेरे दाम में आ जाए तो अचानक उसके गिरेबान पर हाथ डाल दूं। मेरा वो फैसला एलन की मकारी का मुनासिब तरीन जवाब था। मैं ये अच्छी तरह समझ रहा था कि वो इस वक्त अपनी दिली ख्वाहिशात के बरक्स मुझसे मुफाहमाना गुफ्तगू कर रहा था। मेरे दुश्मनों की सरपरस्ती की वजह से उसके दिल में मेरी तरफ से बुग़्ज़ और अनाद भरा हुआ था। उसने रात को नामालूम अज़ाइम के तहत एक खूनखार कुत्ते को फैक्ट्री की तरफ रवाना किया, फिर थाने में मुखबरी करके मेरे लिए नाकाबिले तसव्वुर दुश्वारियां पैदा करने की कोशिश की। अपनी इन कोशिशों में नाकामी के बाद वो मुझे दूसरे जाविये से घेरना चाह रहा था। इस वक्त तक मैंने उसे पिछली रात के वाकयात का कोई हवाला नहीं दिया था। वो बातें ऐसी थीं जो मेरे साथ उसके ज़हन में भी थीं। अगर मैं उसे मुज़ाकरात में इन दो अमूर का सिरे से तज़किरा न करता तो वो मेरी तरफ से खटक सकता था कि शायद मैं भी अपने पसे पर्दा अज़ाइम को छुपाते हुए उसे घेरने की कोशिश कर रहा हूँ। उसे अपनी तरफ से मुतमईन करने के लिए फैक्ट्री के करीब कुत्ते के कत्ल और फिर दो नामालूम गिरोहों के दरमियान फायरिंग के तबादले का मासूमाना जिक्र जरूरी था। तुमसे मुलाकात किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि मैं अपने मसाइल में उलझा हुआ। तुम्हारी कुछ बातों ने भी मुझे उलझन में डाल दिया है। इन उलझनों के रफा हुए बगैर हमारा एक दूसरे से मिलना सूदमंद साबित नहीं होगा। तुम खुलकर बात कर सकते हो सकता है कि मैं तुम्हारी उलझनें रफा करने में कामयाब हो जाऊं। मेरे पास वक्त की कमी है। अपने शुबहात दूर करने के लिए मैं तुम्हें ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। तुमने तरबियत याफ्ता कुत्ते के जरिए मेरी तलाश का जिक्र करके खुद को मुश्तबा बना लिया है। मैंने फैसला कुन लहजे में बात छेड़ी थी। पिछली रात फैक्ट्री के चौकीदार ने अहाते के करीब ही एक खूनखार पालतू कुत्ते को गोली मारी है, जो मुंह उठाए सीधा फैक्ट्री की तरफ चला आ रहा था। फोन पर उसकी हल्की सी आसूदा हंसी की आवाज सुनाई दी। फिर वो बोला, अब मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। तुम खुद ही गौर करो कि वो मेरा भेजा हुआ कुत्ता होता तो मैं इस वक्त कुत्ते के जरिए तुम्हारी तलाश का जिक्र क्यों करता। मैंने पूरी बेखौफी और साफ दिली से तुम्हें बताया है कि मैं एक कुत्ते की मदद से SJ गारमेंट तक पहुंचने में कामयाब हुआ हूँ। मालूम होता है कि कुछ लोगों को मेरी तलाश का इल्म हो गया और मेरी तुमसे मिल बैठने से पहले ही उन्होंने तुमको मेरी तरफ से बदजन करना शुरू कर दिया है। वो यकीनन कोई बदनसीब कुत्ता रहा होगा जिसे बदगुमानी पैदा करने के लिए उधर हाँका गया होगा। मेरा कुत्ता मेरे पास महफूज है। तुम जब चाहो उसे देख सकती हो। वो तुम्हारी बू पाते ही जंजीर तुड़वाने के लिए मुश्तिल हो जाएगा। क्या अजीब बात नहीं है कि हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा करने के लिए किसी ने ऐसा पेचीदा तरीका कार तय किया हो। उसकी साफ गोई और बेहिजाब लबो लहजे ने मुझे तजब्जुब में डाल दिया था। अजीब ही नहीं, मैं तो इसे नाकाबिले यकीन इत्तिफाक करार दूंगा। वो बहुत अंदर का कोई आदमी ही हो सकता है जो मेरे इरादे से वाकिफ हो। मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने पीटर किंग के सिवा किसी और को एतमाद में लिया हो। वो कहीं बेहतियाती कर गुजरा हो तो दूसरी बात है, मैं इसे पूछूंगा। दूसरा इत्तेफाक इससे कहीं ज्यादा नाकाबिले यकीन है। मैंने कहा, कुत्ते पर फायर होने के चंद मिनट बाद ही फैक्ट्री के कुर्बजवार में खूब धुआंधार फायरिंग होती रही, जो रफ्ता रफ्ता मालूम होगी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे दो हरीफ करो एक दूसरे से उलझ पड़े हों। यूं मालूम हो रहा था जैसे वो तसादम कुत्ते ही की मौत का शाखसाना हो। वाकयात की कड़ियां ये साबित करती हैं कि फायरिंग के इस तबादले में तुम भी मुलव्विस थे। तुम इस इत्तेफाक का क्या जवाब पेश करोगे? तुम ठीक कह रहे हो, उसने मेरी तायद की। तुम्हारे नुक्ता नजर से बात यूं बनती है कि अपने कुत्ते की मौत के बाद मैं कुछ मुश्तबा लोगों से लड़ पड़ा। पहली बात तो यह है कि मेरे उस कुत्ते से सिरे से कोई ताल्लुक ही नहीं था। मैं कल रात अपने घर में मुकीम था। हो सकता है कि कुत्ते को छोड़ने वालों का पुलिस की किसी गश्ती पार्टी से तसादम हुआ हो।
मैं इन वाकयात में किसी भी तरह मुलविस होता तो तुम्हें फोन करने के बजाय तुमसे दूर ही रहने की कोशिश करता। मेरी ये फोन कॉल ही मेरी नेक नीयती का सबसे बड़ा सबूत है। अगर तुम इस संती इलाके में अपनी मौजूदगी से इनकार कर रहे हो तो फिर मजीद मामलात पर तुमसे बात करनी बेसूद है। तीसरे वाक्य के बारे में जानकर तुम शायद अपना सर पीटने पर मजबूर हो जाओगे। वो तीसरा वाक्य क्या था? उसने बेसाख्ता लहजे में कहा, जब इन वाकयात से तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था तो फिर इनका मजीद तज़किरा बेकार है। मैं गैर ज़रूरी तौर पर अपनी कमजोरियों की तशहीर का कायल नहीं हूं। मैंने वीरा को आंख मारकर कहा, कम अज कम मुझे इल्म तो होना चाहिए कि तुम कैसे मसाइल से दो चार हो रहे हो। तुम मेरे मुरब्बी या सरप्रस्त नहीं हो कि तुम्हें हर बात से आगाह किया जाए। मैं अपने मसाइल से खुद निमटने की ताकत और सलाहियत रखता हूँ। जिस बात से तुम्हारा सिरे से ताल्लुक ही नहीं है, इसमें तुम्हें घसीटने का कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ उलझने बढ़ती रहेंगी। मैं तुम पर छाने की कोशिश नहीं कर रहा डैनी। उसकी आवाज़ नर्म और मीठी होगी। अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है तो हमें एक दूसरे के मसाइल और कमजोरियों का इल्म भी होना चाहिए ताकि हम किसी भी बुरे वक्त से बच सके। तुम मुसलसल मुझे कुरेदे जा रहे हो। अपनी सरगर्मियों के बारे में तुमने कुछ भी नहीं बताया। मेरी कोई सरगर्मियां नहीं रही हैं। मैं कराची आने के बाद से तुम्हारी तलाश में लगा हुआ था। तुमसे मामला तय करने के बाद काम शुरू किया जाएगा। तुम अभी तक तीसरे मसले के बारे में कुछ नहीं बता रहे। इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तुम नर्म खून नजर आने के बावजूद बहुत सिद्दीक हो। मैंने उकताहट जाहिर करते हुए कहा, तीसरा और बदतरीन इत्तेफाक ये हुआ था कि कल रात पुलिस ने मेरी तलाश में फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। मेरी अकल परेशान है। एक वक्त में इतने इत्तेफाकात कैसे रुनमा हो सकते हैं? यह तो बहुत बुरा हुआ। उसकी आवाज ताह्युर ज़दा थी। फिर तुम उनसे बचने में कैसे कामयाब हो गए? उन्हें किस सिलसिले में तुम्हारी तलाश थी? सिलसिले चलते ही रहते हैं, लेकिन मैं हमेशा इनसे बचता रहता हूँ। रात को भी वो मेरे आदमियों को सताने के सिवा कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। तुम्हारा कोई खतरनाक दुश्मन तुम्हारे पीछे लगा हुआ है। बहुत मोहतात रहना होगा। मैं तो तुम्हें भी अपने खतरनाक दुश्मनों में शुमार करने लगा था। मैंने चोट की। कोई वक्त आएगा तो तुम देख लोगे कि मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा खैरखा हूँ। वो भी देख लिया जाएगा। अब तुम काम की बात करो। मैं सुबह सवेरे उठकर मुंह धोए बगैर फोन पर आया हूँ। मैंने गुफ्तगू खत्म कर देने में किसी दिलचस्पी का इजहार न करते हुए कहा, काम की सिर्फ एक ही बात है कि मैं किसी वक्त तुमसे मिलना चाहता हूँ। फैक्ट्री तुम देख ही चुके हो। फोन करके किसी भी वक्त आ जाओ। मेरी ख्वाहिश है कि हम कहीं और मिले। अभी तुमने जिन वाकयात से मुझे आगाह किया है, इनके बाद हमारा फैक्ट्री में यकजा होना खतरनाक साबित हो सकता है। एक ही बार में हम सब घेर लिए जाएंगे। कोई हमारी देखभाल भी नहीं कर सकेगा। फिर तुम अपना पता दे दो, मैं वहां आ जाऊंगा। मैंने तजवीज़ पेश कर दी। मैं अपने ठिकाने पर भी ये गैर जरूरी आमदोरफ्त पसंद नहीं करूंगा। नए चेहरों को देखकर पड़ोसी शुबहात में मुब्तला हो जाते हैं। अकेले रहने वाले मर्दों को वैसे भी यहाँ शक की नजर से देखा जाता है। तो क्या तुम होटल में नहीं हो? मैंने कदर तजस्सुस से पूछा। नहीं, होटलों में रहने वाले गैर मुल्की एजेंसियों की निगाह में रहते हैं। मैंने एक रहायशी इलाके में मकान का एक हिस्सा किराए पर लिया हुआ है। तुम चाहो तो मैं 3 बजे तुमसे मिल सकता हूँ। बात का प्रोग्राम वहीं तय कर लिया जाएगा। हो सके तो किंग को भी अपने साथ लेते आना। वीरा लापता है, मैं उसे तलाश नहीं कर सकूंगा। मैंने कहा, तुम दोनों से मेरे मामला तय हो गए तो वो मेरी पाबंद रहेगी। तुम उसकी तरफ से बेफिक्र हो। मैं भी अकेला आऊंगा। उसने मेरी तस्दीक की। किंग मसरूफ होगा। ठीक 3 बजे हम पर्ल की लॉबी में मिलेंगे। मुझे थोड़ी सी देर सवेर हो जाए तो इंतजार कर लेना। ठीक है, मैंने किसी बहस में पड़े बगैर कहा। अगर मुझे भी देर हो जाए तो तुम भी इंतजार कर लेना। वैसे मैं वक्त पर पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा। ये याद रखना कि हम पूरी नेक नीति के साथ मुलाकात पर बात कर रहे हैं। कोई चौथा इत्तेफाक रूनमा हुआ तो कई गुना तुम्हारे नाम मुंतकिल हो जाएंगे और महाजराई का खूनख्वार सिलसिला चल निकलेगा। चौथा इत्तेफाक? उसने मेरे अल्फाज दोहरा कर एक हल्का सा कहकर लगा, बाजुकात तुम बहुत चुपती हुई बातें कह जाते हो। मालूम होता है कि मेरी तरफ से तुम्हारा जहन साफ नहीं। यह मजाक की बात थी। मेरा जहन आईने की तरह साफ है। हम दोनों के दरमियान इख्तितामी कलमात का तबादला हुआ और मैंने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। खूब, वीरा खिलकर बोली। वो घुमा फिरा कर तुम्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रहा था और तुम उसे मासूमियत के फरेब में जकड़ते जा रहे थे। मैं शर्त लगा सकती हूँ तुम्हें बाहर घेर कर पकड़ने के लिए जाल बनाए बैठा है। उसके अज़ाइम खतरनाक नजर आते हैं। मेरे अज़ाइम भी नेक नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं मुकर्रर वक्त पर भी मकाम पर पहुंचा तो एलन वहां मौजूद नहीं होगा। वो छुप कर मेरी निगरानी कर रहा होगा। मैं उसे तमाशा दिखाऊंगा। तुम्हारे लबो लहजे से खून की प्यास झलक रही है। वीरा बदले हुए लहजे में बोली। मालूम होता है कि आज फिर कुछ न कुछ होकर रहेगा। फिलहाल मोतीलाल को जिंदा रखना है। मैंने उसे अपने नए प्लान से आगाह किया। एलन उसकी जुबान से अपनी करतूतों का जिक्र सुनकर हिलकर रह जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि उसे जिंदा ही पकड़ा जाए। मोतीलाल को चूहों ने जिंदा रहने दिया होगा तो उसे जिंदा रखा जाएगा, वरना मजबूरी है। वीरा निशाने उचकाकर बेपरवाही से कहा। थोड़ी देर बाद मैं अव्वल खान का नंबर मिला लगा। एलन के साथ तय होने वाली मुलाकात के लिए STF की तरफ से कोई शयान निशान इस्तकबाल भी बहुत जरूरी था। स्टेशन 4 का नया फोन नंबर डायल करते हुए मुझे पूरा यकीन था कि इस वक्त तक अव्वल खान अपने दफ्तर पहुंच चुका होगा और मुझे तबादला ख्याल करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सिलसिला मिलने पर दूसरी तरफ से इतला मिली कि वो अपने दफ्तर में मौजूद नहीं था। टास्क फोर्स के साथ मेरे रवाबत इतने बढ़ गए थे कि इस खुफिया फोर्स के बेहतर एहलकार मुझे पहचानने लगे थे। स्टेशन 4 के ऑपरेटर ने भी मेरी आवाज पहचान ली और अव्वल खान की गैर हाजिरी पर मेरी मायूसी को भांपकर
फौरन ये बताने लगा कि अव्वल खान घर से दफ्तर पहुंचने के बाद एक लासिल्की पैगाम मिलते ही कहीं रवाना हो गया था। उसके मातहतों में से किसी को इल्म नहीं था कि इस वक्त वो कहाँ मिल सकेगा। मैंने ऑपरेटर का शुक्रिया अदा करके फोन का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। यह अचानक तुम्हारा चेहरा लटक कर सीने तक क्यों आ गया है? वीरा ने चोट की। मैंने घूर कर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसके तबसरे का फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया। वो अपना चेहरा दोनों हथेलियों के दरमियान जमा कर मुझे यूं देखने लगी जैसे मेरे सर पर अचानक सींग निकल आए हो। मैंने उसकी ताव दिलाने वाली हरकतों को नजरअंदाज करने का फैसला करके अपने लिए सिगरेट सुलगानी शुरू कर दी, मगर उस शरारत पर आमादा होने के बाद आमतौर पर आसानी से काबू में नहीं आती थी। अभी मैं सिगरेट के पहले कश का धुआं अपने धाने से खारिज भी नहीं कर पाया था कि वीरा अपनी जगह छोड़कर किसी चील की तरह मेरी तरफ झपटी और मेरे होंठों से सुलगती हुई सिगरेट निकाल कर लेगी। बाजुकात तुम नाकाबिले बर्दाश्त होने लगती हो, मैंने तल्खी से कहा। वो इत्मीनान से पैर ऊपर की सोफे पर बैठी हुई थी और किसी आदि नशेबाज की तरह अपनी आंखें नीम वाक़ई सिगरेट के गहरे गहरे कच ले रही थी। मेरी शिकायत पर उसने बेपरवाही से अपने नथनों और धाने से धुआं खारिज करते हुए कहा, यही बात तुम्हारे बारे में भी कही जा सकती है। इस वक्त तुम्हारी बेनियाजी किसी भी माकूल इंसान का खून सुलगाने के लिए काफ़ी थी। ये नई इतला है कि अब तुम खुद को एक माकूल इंसान समझने लगी हो। मालूम होता है कि अव्वल खान से बात ना होने की वजह से तुम्हें शदीद ज़हनी सदमा पहुंचाए। वो मेरी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली, आखिर तुम इससे क्या चाह रहे थे? मैं जो कुछ चाह रहा था वो तुम्हारे इल्म में भी है। एलन से मुलाकात का वक्त सर पर आने से पहले अव्वल खान को इतना वक्त ज़रूर मिलना चाहिए कि वो अपने आदमियों को हरकत में ला सके।